अमीर और गरीब बहन का एक ससुराल। कितनी सर्दी है, पानी भी ओला सा आ रहा है। रागिनी ने बर्तन धोते धोते रसोई से बाहर झांक कर देखा। बाहर उसकी सास और जेठानी दोनों आराम से सोफे पर हीटर जलाकर बैठे हुए थे। ये ले सोनल बहू, ये वाला रसगुल्ला खाकर देख, कल अनिल लाया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, आप भी खाइए माँ जी। बहुत अच्छा है बहू, इस रसगुल्ले को रबड़ी से लगा कर खा, और भी अच्छा लगेगा। शांता और सोनल बैठी हुई मजे से खाने के बाद डेजर्ट्स को एंजॉय कर रही थी और वहीं शांता की छोटी बहू रागिनी ठंड में ठिठुरते हुए ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। रागिनी ने जब ये मंजर देखा तो उसकी आंखों में आंसू से आए, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगी। अरे कुछ नहीं है, बस अभी मेरे बर्तन धुल जाएंगे तो फिर मैं भी हीटर के पास बैठ जाऊंगी। और माँ जी तो हम दोनों से बराबर ही प्यार करती हैं। दीदी बड़ी हैं तो बस उन्हें अटेंशन मिलती है। हाँ, वो बड़ी है ना, इसीलिए। बचपन से ही यही तो हुआ है मेरे साथ। हर किसी ने बस दीदी को ही वैल्यू दी है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था जैसे। रागिनी ऐसे सोचते हुए रोने लगी। सोनल रागिनी की बड़ी बहन थी, जो कि अब उसकी जेठानी बन चुकी थी। शांता के 2 बेटे थे, जिनके लिए शांता एक ही परिवार की 2 बेटियों को बहू बनाकर लाई थी। शांता के बड़े बेटे की शादी सोनल से हुई थी, जिसका काम कारोबार अच्छा था, और छोटे बेटे विहान की शादी रागिनी से हुई, जिसका काम बस ठीक ठाक ही था। लेकिन इस कारोबार की दीवार ने शांता के मन में दोनों बहुओं के लिए एक रेखा बना दी थी। वो सोनल को ज्यादा अहमियत देती थी और रागिनी को बस घर की नौकरानी की तरह रखती। लेकिन ये बातें रागिनी के दिल पर लगने लगी थी, क्योंकि शायद बचपन से उसकी बड़ी बहन ने उसकी खुशियों को छीना था। आज की भी घटना से रागिनी को काफी दुख हुआ और वो आंखों में आंसू भरकर अपनी शादी से पहले की जिंदगी में खो गई। अरे वाह रागिनी, देख कितना सुंदर गोल्डन हार है, ये वाला तू ले ले। हाँ दीदी, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं और भी हारों पर नजर मारना चाहती हूँ। नहीं रागिनी, ये वाला हार सबसे अच्छा है, इन्हें बार बार देखने से क्या फायदा, मैं सारे देख चुकी हूँ। अच्छा, अब मैंने तेरा हार पसंद करवा दिया है ना, तो तू यहाँ से हट जा, अब मैं देखूंगी अपने लिए। सोनल ने चालाकी से बड़ी बहन होने का फायदा उठाते हुए अपनी छोटी बहन को उसकी ज्वेलरी भी नहीं देखने दी, और उससे ज्यादा अच्छी ज्वेलरी ना मिल जाए इसीलिए उसने रागिनी को वहां से भेज दिया। रागिनी को भेजने के बाद फुर्सत से सोनल ने सारी ज्वेलरी को देखा और अपने लिए सबसे अच्छा सेट पसंद किया। दीदी, आपका वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा तो बस। क्या मतलब मेरा तो बस? अरे बेचने वाले यहीं घर में आए थे, अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो लिया क्यों? दीदी वो आपने क्या क्या वो आपने क्या कहना चाहती है? अरे मैंने तो बड़ी बहन होने के नाते बस एक हार पसंद किया था। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, वो बस मैं तो दीदी के हार की तारीफ कर रही थी, मेरा भी अच्छा है, मुझे पसंद है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छी बात है, अब जो ज्वेलरी पसंद कर ली है उसे ही रखना पड़ेगा, सारी ज्वेलरी पता है ना कितनी महंगी है, अब दोबारा कोई एक झुमका भी नहीं आएगा। रागिनी और सोनल की माँ ऐसे बोलते हुए चली गई। बेचारी रागिनी को ना चाहते हुए भी वही ज्वेलरी अपनी शादी पर पहननी पड़ी, जो कि उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन घर में कोई कलेश ना हो सिर्फ इसलिए उसने उसे शांति से पहन लिया। क्या मेरी कोई अरमान नहीं है? शुरू से ही मुझे ऐसे ही ट्रीट। रागिनी, ओ रागिनी। जी माँ। कितनी देर हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले हैं, इधर आ। हाँ धुल गए माँ जी, बोलिए। जरा फर्श देख, सुबह से बस एक बार सफाई हुई है, चल जल्दी से पोछा लगा। माँ जी सर्दी बहुत है और पानी भी ठंडा है। क्या मतलब, जितना बोला है उतना कर, अनिल और विहान आते ही होंगे, वो देखते ही गुस्सा करेंगे कि कितना गंदा फर्श लग रहा है। माँ जी मैं ना फर्श देखकर सोच रही थी कि बहुत गंदा हो गया, लेकिन मेरी कमर में दर्द होने लगा तो मैं साफ नहीं कर पाई। मेरी प्यारी बहू हर चीज के बारे में कितना सोचती है, और एक ये है हर काम को बोलना पड़ता है। शांता के बोलने पर रागिनी को दुख तो हुआ, लेकिन उसने फिर सब कुछ भुलाकर सर्दी में ठंडे पानी से पोछा लगाना शुरू कर दिया। अभी वो पोछा लगा ही रही थी कि तभी दोनों बहुओं के पति अनिल और विहान घर आ गए। मैं आ गया माँ। सोनल जल्दी खाना लगाओ। रागिनी अब इतनी रात को पोछा क्यों लगा रही हो, क्या बात है? वो माँ जी को मिट्टी महसूस हो रही थी तो उन्होंने बोला था आप अंदर आइए, मैं खाना लगाती हूँ।
विहान रागिनी को देखता हुआ अंदर चला गया और रागिनी ने पोछा लगाकर अपने पति और जेठ को खाना भी दिया। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। सिर्फ रागिनी ही सभी कामों को किया करती थी और सोनल आराम से राजकुमारियों की तरह वक्त बिताती थी। विहान भी ये सब कुछ देखता था लेकिन कभी कुछ कहता नहीं था। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि एक दिन शांता अपनी दोनों बहू को मॉल लेकर गई। सर्दी काफी ज्यादा थी और ऐसे में सोनल खूब महंगे महंगे कार्डिगन मॉल से खरीद रही थी। ये लो, और ये वाला भी, सभी को अच्छे से पकड़े रखना। ठीक है। और कितना खरीदना है दीदी? लेने देना, तेरी जेब से क्या जा रहा है? मेरी सोनल बहू तो अमीर है, खरीद बहू। अरे वाह माँ जी, ये गुलाबी वाली तो जर्सी देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये वाली एक मैं ले लूं क्या? तू यहाँ से लेगी, ये मॉल है, सरोजनी बाजार नहीं। तू गरीब है बहू, अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर। सही कहा। अच्छा माँ, अब सब कुछ मैंने ले लिया तो चलिए अब हम सैलून और पार्लर चलते हैं। ठीक है बहू। सुन रागिनी, ये जो सामान है सारा घर लेकर चली जा और आज अनिल पालक घर रख कर गया था तो उसकी सब्जी बना लेना, और जब तक मैं और सोनल बहू लौटे सभी काम निपट जाना चाहिए। शांता ने पूरे दिन बस रागिनी को एक हैंगर की तरह इस्तेमाल किया और जब शॉपिंग हो गई तो उसे घर भेज दिया और दोनों सास बहू मॉल के महंगे पार्लर और सैलून वगैरह में जाकर ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने लगी। इस सर्दी में वैसे ऐसे पार्लर आकर रिलैक्स करने से अच्छा कुछ नहीं है। और स्किन केयर भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। एक तरफ दोनों अमीर सास बहू ऐसे ट्रीटमेंट ले रही थीं तो वहीं दूसरी तरफ ठंड में बेचारी रागिनी घर के कामों में लगी पड़ी थी। वो कभी खाना बनाती, कभी बर्तन धोती तो कभी ठंडे ठंडे पालक के पत्तों को धोकर काटती। इसी तरह से रागिनी का वक्त कटा और जब विहान घर आया तो उसने बस अपनी पत्नी को ही काम में लगे देखा। सब कहाँ गए? और रागिनी तुम अकेली ही क्यों सारे काम कर रही हो? हाँ, वो अभी पार्लर गई हुई है। पार्लर? अच्छा ठीक है। विहान रागिनी से ऐसे बोलता हुआ चला गया। रोजाना अपनी पत्नी को ऐसे पिसता हुआ देखना विहान को जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बस खामोश रह जाता था। आज भी दोनों सास बहू खूब पार्लर में अपना वक्त लगा कर आई और आते ही उन्होंने रागिनी पर अपने हुक्म चलाने शुरू कर दिए और ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि फिर से एक दिन शांता और सोनल ने ठंडी हवाओं में रागिनी को अपने लिए समोसे लेने को भेजा। उई माँ, मर गई, कितनी तेज हवा है। रागिनी सिकुड़ती हुई जा ही रही थी कि उसे रास्ते में विहान मिल गया। रागिनी, तुम इतनी सर्दी में बाहर क्या कर रही हो? अरे कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देती। नहीं जी, वो माँ जी और सोनल ने मुझसे समोसे मंगवाए थे, वही लेने जा रही थी। समोसे? चलो मेरे साथ घर वापस। अरे पर मैंने कहा घर चलो अभी के अभी। रागिनी को समझ नहीं आया कि विहान इतने गुस्से में क्यों था। उसने कुछ भी नहीं लेने दिया और वो उसे घर ले आया। घर में शांता और सोनल आराम से हीटर के आगे बैठी हुई थी, जिसको देखकर विहान का और भी पारा चढ़ गया और वो भड़कते हुए अपनी माँ से बोला, वाह माँ वाह, मतलब अगर मैं कुछ कहता नहीं हूँ तो आपको क्या लगा आप मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाओगी? अरे दो बेटों के बीच में कारोबार की दीवार ने आपको ऐसे अंधा कर दिया कि आप अपने ही घर में दो बहुओं में भेदभाव करने लगी। कब से देख रहा हूँ मैं कि आप सोनल भाभी को किस तरह हाथों में रखती हो और मेरी पत्नी को बस आपने एक नौकरानी बनाकर रख दिया है। लेकिन अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको आपके बड़े बेटे की दौलत मुबारक हो, उनका ओहदा मुबारक और अपनी अमीर बहू मुबारक। आज से मैं और रागिनी यहाँ पर नहीं रहेंगे। विहान के सर गुस्सा चढ़ चुका था। ऐसे बोलकर उसने अपना सामान बांधा और वो रागिनी को अपनी मतलब खोर माँ के पास से ले निकला। बस फिर क्या था, विहान ने रागिनी के साथ एक अलग जगह घर बसाया जहाँ अब वो दोनों पति पत्नी ही रहते थे। वहीं शांता को एहसास होता तो था अपनी बहू बेटे को खोने का, लेकिन उसके हाथों से सब निकल चुका था और अब बस उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। वहीं रागिनी अब अकेले सुकून से रहती थी और उसकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका था।